आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त चुका है बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर यूपी के बलिया से है, जहां शेख आजाद अली संजय भाई ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने के लंबे समय बाद अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही मायावती पर तंज कसा है और जमकर बरसे, जहां उन्होंने कहा कि अब बसपा प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। वहीं माननीय काशीराम वाली बसपा अब नहीं रही है और कहा कि कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में लोग काफी परेशान रहे हैं। सिकंदरपुर में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और सऊदी अरब में मेरा लंबा कारोबार है, उसके जरिए हम यहाँ के बेरोजगार युवाओं को नौकरी भी देंगे। मैं शेख अहमद अली, मेरा नाम संजय भाई है। मैं बसपा की राजनीति किया, कांग्रेस की राजनीति किया, लेकिन बसपा की राजनीति के बाद जब ये बसपा जो है प्राइवेट लिमिटेड हो गई, मानवर कांशीराम जी वाली बसपा नहीं रही, तो 2007 में मैंने इसको छोड़ के समाज सेवा में लग गया। और समाज सेवा करने में मैं लड़कियों की शादी कराना, बेरोजगारों को बेरोजगारी में मदद करना, ठेला कटवाना, केला बेचवाना, कारोबार कराना, सऊदी अरब भिजवाना, इस काम में दिलचस्पी मेरी बढ़ती गई। इसी दौरान कोरोना आ गया। मैंने बुजुर्गों से सुना था कि हर 100 साल के बाद कोई एक आपदा आती है, तो 100 साल के बाद ये कोविड-19 आ गया और उसमें जब देखा दिल दहल गया। आपकी जी न्यूज़ को सलाम करता हूँ। दिल दहल गया जब लोग गुजरात से, बम्बे से, दिल्ली से लोग पैदल चलने लगे। एक बिटिया जो है अपने बाप को साइकिल से खींच के बिहार तक लेके गई। उस वक्त कलेजा एकदम कांप उठा के बताइए, हमारे देश में इतने संसाधन रखते हुए प्रधानमंत्री हरदम देश में हवाई जहाज़ से उड़े हैं और जब आवाम को हवाई चप्पल वाले को बोले थे कि जहाज़ से मैं उड़ाऊँगा, चलाऊँगा, और वो लोग हवाई चप्पल पे चलने लगे और पैदल अपने घरों में आते। तो अब चूँकि आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है, सिकंदरपुर विधानसभा की अगर हम एक मॉडल देखें, यार आप कर लिया समाजवादी पार्टी के आप सिपाही बन चुके हैं। अगर बात सिकंदरपुर विधानसभा की की जाए तो यहाँ सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं और किन मुद्दों के ज़रिए आप जनता के बीच में जाने की कोशिश करेंगे? साथ ही यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, हॉस्पिटल का, बेरोजगारी का। मेरी तमन्ना है कि 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और मुझे अगर पावर मिलता है तो सबसे पहले मैं करूँगा कि छोटी छोटी मिनी ITI लड़कियों का लड़कों का खोलना, पॉलिटेक्निक लड़कियों का लड़कों का खोलना, डिग्री कॉलेज लड़कियों का लड़कों का खोलना, और पॉलिटेक्निक में और ITI में बच्चों को ट्रेनिंग करके रोज़गार करना, रोज़गार देना। जो अच्छे बच्चे निकलते हैं, सऊदीया में मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, दुबई से लेके सऊदीया तक, वहाँ तक उन सबों को बच्चों को पासपोर्ट बनवा के रोज़गार मुहैया कराना। जो टैलेंट होगा यहाँ पे पैसे लगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां योगी सरकार में संसदीय कार्य एवं ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने शाम 4 बजे मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत हनुमानगंज बलिया में विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया, जहां इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस उपकेंद्र के चालू होने से करीब 26 गांवों को लाभ मिलेगा। पहले लंबा फीडर व लंबी दूरी होने से जो लो वोल्टेज और फॉल्ट की समस्याएं होती थी, उससे निजात मिलेगी। वहीं मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय का कहना है कि इस उपकेंद्र में 2 फीडर हैं, हनुमानगंज फीडर और बसंतपुर फीडर। इन्हीं फीडरों से इन गांवों में विद्युत सप्लाई होगी। ये हनुमानगंज केंद्र जो है 322 लाख रुपये का लागत था। जो उपकेंद्र जो है ये आज के डेट में तैयार हो चुका है और आज इसका ऊर्जीकरण किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी का प्रोग्राम रखा गया था। आज से ये सब स्टेशन ऊर्जीकृत हो चुका है और पूरी तरीके से ये जनता के लिए जो है समर्पित हो चुका है। इस पर 2 फीडर हैं, एक हनुमानगंज फीडर है और एक बसंत। इसके पहले यहाँ पे जो लाइनें आती थी वो 132 kV लाइन से, उससे 11 kV फीडर के माध्यम से आती है।
इसकी वजह से लंबा फीडर होने की वजह से आए जाए फॉल्ट होता रहता था। अब यहाँ नया उपकेंद्र बनने से अब ये जो लंबी दूरी की वजह से जो फॉल्ट आए जाए रहते थे वो फॉल्ट अब कम हो जाएंगे। और दूसरी सबसे गुणवत्ता यहाँ बिजली की आपूर्ति की हो जाएगी और यहाँ लो वोल्टेज की जो व्यवधान अक्सर रहती थी वो सब समस्याएं यहाँ पे निजात हो जाएगी। कितने गाँव इससे लाभान्वित होगा? यहाँ से कुल 26 गाँव की आपूर्ति होगी, जिससे कि 24 घंटे आपूर्ति की जाएगी, क्योंकि ये हमारा शहर का सब स्टेशन निर्माण हुआ है और उन 26 गाँव में जो है यहाँ से बिजली आपूर्ति की जाएगी। लगभग 2000 उपभोक्ताओं को इससे लाभान्वित है। अभी 5 MVA का परिवर्तक जो लगा है उससे 2000 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। तो सर जो बना है ये यहाँ से और भी जगह भी सप्लाई दी जाएगी? यहाँ से अभी फ़िलहाल हनुमानगंज और बसंतपुर के जो क्षेत्र हैं, जो इधर आसपास के पूरे क्षेत्र हैं, वहाँ के पूरे लाभ से यहाँ पे 2 फीडर हैं क्या? हाँ, यहाँ 2 फीडर बनाए गए हैं। एक कौन से? हनुमानगंज फीडर है और एक बसंतपुर फीडर है। ये सब स्टेशन का आपने उद्घाटन क्या कितना कारगर होगा यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का स्वप्न है और संकल्प है कि उत्तर प्रदेश के हर घर तक 24 घंटे की बिजली पहुँचानी है। उसी क्रम में आज हमारे विधानसभा क्षेत्र के हनुमानगंज क्षेत्र में नया विद्युत केंद्र बन करके तैयार हुआ और जिसका आज लोकार्पण किया गया है, जिससे हमारे क्षेत्र के 2 दर्जन गाँवों में और बाज़ारों में 24 घंटे की बिजली की सप्लाई होगी, जिससे लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार और उन सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। कितने गांव को लाभ मिलेगा? लगभग 2 दर्जन गाँव को। और ये कितनी क्षमता का है ये? 33/11 का ये है और 5 MVA क्षमता अभी इसकी है, जिससे पूरे क्षेत्र में जो लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है, जो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम है, उसमें भारी सुधार आएगा। ठीक। बलिया से सी न्यूज संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां शाजापुर जिले के सलसलाई में बाबा रामदेव का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां जन्म उत्सव पर भक्तों के द्वारा निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने हाथों में ध्वजा लेकर निकले। निशान यात्रा में बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाबा रामदेव मंदिर पहुंची, जहां पर बाबा की महाआरती के बाद महाभंडारे का आयोजन हुआ। करीब 15 साल हो गए और बाबा के दूज के दिन निशान चढ़ाने यहाँ आते हैं दुकान से। भंडारा भी रखते हैं बाबा का, 1 महीना लंगर भी चलता है। भोजन प्रसादी वगैरह, सोना बैठना उठना, यात्री की पूरी सेवा फुल सुविधा करते हैं। आज जो आपके द्वारा भादुआ की दूज के दिन बाबा रामदेव का जन्म उत्सव मनाया गया है, इसमें क्या किया गया आपको? ये बाबा का घर से निशान चढ़ाते हैं यहाँ मंदिर पे आके और फिर उसके बाद में सब भोजन प्रसादी पाके अपने घर जाते हैं। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम राजेन है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। कोलारस रघुवंशी समाज ने समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपकर खुद के समाज को पिछड़ी वर्ग सूची में शामिल करने की बात कही है। ज्ञापन में उल्लेखन किया गया है कि प्रदेश के ग्वालियर संभाग के जिलों सहित प्रदेश के तमाम जिलों में हमारा समाज ही साक्षरता दर बेहतर है, जहाँ शासकीय सेवाओं, अकादमिक एवं तकनीकी सेवाओं में भी हमारी संख्या बेहद कम है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हमारा प्रतिनिधित्व बहुत न्यून है। आय के साधन के नाम पर समाज के लोग सीमांत किसान हैं, इस वजह से हमें पिछड़ा वर्ग की सूची में दर्ज किया जाए। ज्ञापन में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के समय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा समाज को पिछड़ा वर्ग सूची में दर्ज करने की अनुशंसा का उल्लेखन भी किया गया है। ज्ञापन हमारे शिवपुरी जिले के रघुवंशी बंधुओं ने दिया है, उसके पीछे समाज पिछले 15-20 वर्षों से पिछड़ा वर्ग आयोग, रंगत आयोग जी की जो सिफारिश थी कि रघुवंशी समाज को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाए, उस लंबित प्रकरण को रंगत आयोग जी की सिफारिश को लागू करने के लिए 22 जिलों में लगातार 15 तारीख तक रघुवंशी समाजजन परिवारजन माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर महोदय अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से 22 जिलों और अनेक अनुविभागों में यह क्रम हमारा रंगत आयोग की सिफारिश लागू करो, रघुवंशी समाज को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करो, इस भावना के साथ आज हमारा कोलारस अनुभाग में SDM को यह ज्ञापन देने का कार्यक्रम था और 15 तारीख तक लगातार पूरे मध्य प्रदेश में 22 जिलों में ये क्रम जारी रहेगा।
हम आपके मीडिया के माध्यम से समाज बंधुओं की भावना को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि 2004 में माननीय उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री थी, डंगस आयोग से एक एक परिवार, एक एक घर की जानकारी रघुवंशी समाज की पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने के लिए बनाई गई थी। 2004 से लेकर आज तक 17 वर्षों से रघुवंशी समाज इंतजार कर रहा है कि हमें पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान युवाओं को, हमारे बेटा बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग कोई जाति नहीं है, पिछड़ा वर्ग सभी मानव समाज की जातियों में से जो राजनीति में, जो प्रशासनिक अधिकारियों में या बड़े बड़े उद्योगों में नहीं जा पाए हैं, वे सभी वर्ग के लोग पिछड़ा वर्ग में आते हैं। इसलिए मैं भी ये समर्थन करते हुए समाज का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अखिल भारतीय रघुवंशी क्षत्रिय महासभा का और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि समाज की इन बातों को माना जाए, सुना जाए और हमारे ननिहालों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पिछड़ा वर्ग में रघुवंशी समाज को सम्मिलित किया जाए। बदरवास से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने ग्वालियर में दिए गए बयान ने तूल पकड़ लिया है। रामनिवास रावत ने कहा, एक तरफ बीजेपी तालिबान के विरोध करते हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री को तालिबान मान्यता दे रहे हैं। संघ के लिए रामनिवास रावत ने कहा कि यह सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम करते, देश की सद्भावना को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रामनिवास रावत या तो 2000 में गलत है या फिर आज गलत है। इन्हीं रामनिवास रावत ने सेवा भारती के जो प्रकल्प चल रहे थे विजयपुर क्षेत्र में, उन प्रकल्पों के कारण से चिंतित होकर प्रदेश कांग्रेस की बैठक में इस बात को लेकर इन्होंने मांग करी थी कि सेवा भारती के प्रकल्प आदिवासियों को उनकी तरफ जोड़ रहे हैं, सेवा भारती पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो आप एक तरफ सेवा भारती के कार्यों को देखकर, संघ का ही प्रकल्प है सेवा भारती, तो आप वहाँ मांग कर रहे हो कि उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, दूसरी तरफ आप तालिबान से जोड़ रहे हो। मूल में क्या है, कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का डीएनए चेक होगा ना तो वो खुद तालिबान निकलेंगे। संघ सर्जन करता है, विध्वंस नहीं। और संघ की विचारधारा आज वर्तमान में पूरे विश्व में भारत का गौरव प्रदान कर रही है और ये सब चीज़ों से ये बौखलाहट में है। इसी का परिणाम है कि पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाई और ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अपने अंक बढ़ाने के लिए इस प्रकार के रूल के बयान दे रहे हैं। रामनिवास रावत को माफ़ी मांगना चाहिए और नहीं मांगेंगे तो हम इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए जो भी अगर कोई ऐसा बन सकता होगा तो कानूनी कार्रवाई करके एफआईआर लॉन्च कराएंगे। इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। इनकी विचारधारा, मुझे लगता है इनकी विचारधारा तालिबान से मिलती है, इसलिए ये संघ और तालिबान की चिंता करते हैं। ये वो लोग हैं जब जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसा करने वाले लोगों के समर्थन में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाकर खड़े हो जाते हैं। भारत तेरी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले लोग आज संघ के बारे में अपनी जो राय दे रहे हैं, इनको अपनी राय बदलना चाहिए। इनको इस देश से माफ़ी मांगना चाहिए, इनको आम जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता चेतन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।